कि इस देश के युवा 8 साल हो गए 16 करोड़ रोजगार के सपने देख रहे हैं, लेकिन उनको दी जा रही है ड्रग की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि। लेकिन 2 ग्राम की ड्रग पर ताता थैया करके जबरदस्त नाच नाचने वाले टीवी चैनल चुप है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चुप है। यहां पर हजारों करोड़ों की हेरोइन देश में आती जा रही है, कुछ पोर्ट से निकल जाती है, कुछ जब्त हो जाती है। कि देश में बेलगाम और बेधड़क चलता हुआ ये ड्रग्स का कारोबार कहीं ना कहीं तो सरकार की नाक के नीचे ही पनप रहा है, और बेरोजगारी से युवाओं को या तो दंगाई बनाया जा रहा है या ऐसा लग रहा है उनको नशेड़ी बनाया जा रहा है। दो दिन पहले शुक्रवार को गुजरात के पीपावाव पोर्ट पर एक कंटेनर से 90 किलो हेरोइन बरामद हुई, जिसकी बाजार में कीमत करीब 450 करोड़ बताई जा रही है। ये 5 महीने पहले ईरान से आई थी, इसको पिघलाकर रस्सियों में भरा गया था, फिर वो सूख गई थी। और मैं बधाई देना चाहती हूँ गुजरात के एंटी टेरर स्क्वाड और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन में इसको जब्त किया। लेकिन कुछ सवाल अपने आप उठते हैं कि गुजरात की बापू की और सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार पटेल की सरजमी क्यों ड्रग माफियाओं के लिए बड़े आसान आवागमन का साधन बनती जा रही है। यह सवाल अपने आप में भी उठता है और इस मंच से इसको पहले भी संबोधित किया है कि क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के ड्रग माफियाओं को इस तरह बेधड़क व्यापार करने का हौसला आ सकता है? आखिर कौन है जो इस देश के नौजवानों को, इस देश के भविष्य को नशे के मुंह में झोंक रहा है? और ऐसा क्यों है कि लगातार गुजरात के ही समुद्री तटों से ड्रग के सिंडिकेट की, ड्रग की धांधली की, ड्रग के धंधे की जड़ें हमारे देश में फैल रही हैं? और ये पहला वाकया नहीं है। ये जो 90 किलो हेरोइन बरामद हुई, ये पहला वाकया नहीं है 450 करोड़ की। अभी 25 अप्रैल को ही कच्छ में कराची से आती हुई एक नाव में 9 लोगों के साथ करीब 280 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई थी। अगर आपको याद हो, हमने इस मंच से संबोधित भी किया था और कुछ मांगे भी उठाई थी, जवाब तो मिला नहीं। लेकिन सितंबर 2021 में गुजरात के अडानी मुद्रा पोर्ट से अफगानिस्तान से आई करीब 21,000 करोड़ की 3,000 किलो हेरोइन जब्त हुई थी। और उसी के पहले पता चला था जून पिछले साल करीब 25,000 किलो हेरोइन जो 1,75,000 करोड़ की थी, वो हमारे मार्केट में खुलेआम बिक गई थी, उसको जब्त नहीं किया जा सका था। तमाम और वाकये हैं। पिछले साल अप्रैल में 150 करोड़ की हेरोइन के साथ लोगों को अरेस्ट किया गया। जनवरी 2020 में एक मछली पकड़ने वाली नाव से 175 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई। अगस्त में 2018 में हेरोइन बरामद हुई और ये लगातार 2016-2015 तक ये मामला चलता जा रहा है। इसके तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं आप प्रेस रिलीज के साथ। लेकिन ये सारे वाकये कहीं ना कहीं गुजरात के तटों से ही हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछली बार के 2 चौंकाने मामले वाले अडानी मुंद्रा पोर्ट के थे। इस बार का जो मामला है वो निखिल गांधी ऑपरेटेड पीपावाव पोर्ट का है, जो कि गुजरात में है। लेकिन हजार सवालों के बावजूद, और ये बहुत गंभीर मामला है, गृह मंत्री की और प्रधानमंत्री की चुप्पी इस पर नहीं टूटती है। हाँ, खाना पूर्ति के लिए एक ट्रेडिंग कंपनी के दंपत्ति को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट्स के हिसाब से यह भी पता चला था कि अडानी समूह के कुछ लोगों से पूछताछ करी गई, लेकिन उसके आगे क्या हुआ यह किसी को नहीं पता है। इस सिंडिकेट को तोड़ने का, इस सिंडिकेट को का खुलासा करने की अभी तक कोई बड़ी रणनीति होती नहीं दिख रही है। तो यह सच है कि इस देश के युवा 8 साल हो गए 16 करोड़ रोजगार के सपने देख रहे हैं, लेकिन उनको दी जा रही है ड्रग की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में मैं जो कहूं वो कम है। किसी के पास जरा सी भी, मैं मानती हूं कि किसी के पास जरा सा भी ड्रग मिले वो आपराधिक है, लेकिन 2 ग्राम की ड्रग पर ताता थैया करके जबरदस्त नाच नाचने वाले टीवी चैनल चुप हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चुप है। यहां पर हजारों करोड़ों की हेरोइन देश में आती जा रही है, कुछ पोर्ट से निकल जाती है, कुछ जब्त हो जाती है। तो आज प्रधानमंत्री जी से और उनकी सरकार से हमारे 5 सवाल हैं। ज्यादा सवाल नहीं है, 5 सवाल हैं और 5 मोटे सवाल हैं। हिंदुस्तान के भविष्य को नशे के मुंह में झोंका जा रहा है, आप मौन क्यों हैं? आप 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, ये आप भूल जाते हैं। आप सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री अपने आप को मानते हैं, लेकिन आप मौन क्यों हैं? आप चुप्पी कब तोड़िएगा? ये पहला सवाल है। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का देश में आना, और जिस भी तरह से आ रहा है, यह बिना राजनीतिक संरक्षण के हो सकता है? और क्योंकि इस मामले को बार बार उठाया जा रहा है, सरकार ने ऐसी कौन सी ठोस रणनीति बनाई है जिससे कि ड्रग्स सिंडिकेट को ध्वस्त किया जा सके? यह हमारा दूसरा सवाल है। हमारा तीसरा सवाल, और यह अहम सवाल है, कि आखिर बापू और सरदार पटेल की भूमि गुजरात के तट ड्रग तस्करों के लिए आसान रास्ते क्यों बनते जा रहे हैं? इस पनपते व्यापार की जो कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं जाके गुजरात के तटों पर ही क्यों रुक जाती हैं? और जो निजी समूह इन पोर्टों का संचालन कर रहे हैं, क्या ऐसी खबरें आने के बाद सरकार ने उनके लिए कोई नई नीति, कोई नए कानून, कोई नए मानक स्थापित किए हैं? यह जरूरी सवाल है। अगर लगातार निजी समूह ऑपरेटेड पोर्ट से ड्रग्स आ रही है, तो सरकार ने क्या उसको रोकने के लिए कोई नए मानक या नई रणनीति उन ग्रुप्स के साथ मिलकर या उनके लिए कोई नए नियम कानून बनाए हैं? हमारा चौथा सवाल है कि खबरों के मुताबिक DRAI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ने पिछले साल अडानी समूह, क्योंकि मुद्रा पोर्ट से मिली थी जहां का वो संचालन करते हैं, वहां पर पूछताछ करी थी। उस पूछताछ से क्या निष्कर्ष निकला, क्या बात आगे बढ़ी, ये पूरा देश जानना चाहता है। और क्या ऐसी पूछताछ निखिल गांधी जी की कंपनी के साथ भी की जाएगी पीपावाव पोर्ट पे, जहां पे ये ड्रग्स मिले हैं? और हमारा अंतिम सवाल बस इतना है कि देश में बेलगाम और बेधड़क चलता हुआ ये ड्रग्स का कारोबार कहीं ना कहीं तो सरकार की नाक के नीचे ही पनप रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो एपेक्स एजेंसी है, जो सरकार के तत्वाधान में है, जो गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है, क्या यह उनकी विफलता नहीं है? और जिम्मेदारी किस लेवल पर तय होगी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चुप है, गृह मंत्री चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, ये किस लेवल पर तय होगी? और अंत में हम ये मांग करते हैं कि इस पूरे ड्रग कार्टेल का स्वसंज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट अपने ही न्यायाधीशों की तत्वावधान में एक जांच गठित करे, जिससे कि देश विरोधी ताकतों का पर्दाफाश हो। क्योंकि यह बड़ा मामला है। भारत जैसे युवा देश में ड्रग का मेनेस, ड्रग की ये धांधली, ड्रग का ये व्यापार हमारे पूरे भविष्य को धूमिल करने की कुव्वत रखता है। आपका सवाल अच्छा है, और जब्ती ही हुई है, ये 25,000 करोड़ की जब्ती हुई है। इसमें से काफी हेरोइन बेधड़क देश के युवाओं तक पहुंच भी चुकी है। चलिए, एनसीबी के चीफ ने ये बोला, तो मैं जानना चाहती हूं उनसे कि वो क्या कर रहे हैं इस मेनेस को रोकने के लिए। आपने एक जगह का नाम लिया, शाहीन बाग का, कहीं पर भी ड्रग मिले उसको रोकने का काम करना ही एनसीबी का काम है, उसको ध्वस्त करना ही एनसीबी का काम है। अगर 2 ग्राम ड्रग भी किसी व्यक्ति के पास मिलती है, वो अपराधी है, उसको कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन यहां पर बात 2 ग्राम की नहीं है, यहां पर बात 25,000 करोड़ की ड्रग्स की हो रही है। यहां पर बात 25,000 किलो की, 90 किलो की, 100 किलो की, 150 किलो की हेरोइन आ रही है देश में। इसके बारे में एनसीबी के प्रमुख का क्या कहना है? अगर वो कहते हैं और आपकी बात ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा है कि गुजरात इसका एपी सेंटर है, तो वहां पर क्या रणनीति है कि कैसे आना रोका जाए? क्योंकि यह सच है कि हां, कुछ इंटेलिजेंस होती है, आप कुछ रोक लेंगे और कुछ देश में आ जाती है अंदर, तो उसको रोकने के लिए कौन सी रणनीति है?
आपने क्या नए मानक और मापदंड बनाए हैं? गुजरात में तमामों ऐसे पोर्ट्स हैं जो प्राइवेट ऑपरेटर्स रन करते हैं। मैंने 2 पोर्ट्स का नाम लिया, अदानी मुंद्रा और जो पीपावाव पोर्ट है जो अभी पता चला है, जहां पे अभी ड्रग्स सीज हुई है। तो क्या आपने प्राइवेट मालिकों के साथ मिलकर कोई मापदंड, कोई मानक, कोई सिक्योरिटी की बातें करी? और अगर ऐसा नहीं किया है तो ये सिर्फ जबानी जमा खर्च है, क्योंकि ये देश विश्व का सबसे युवा देश है, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी है। और बेरोजगारी से युवाओं को या तो दंगाई बनाया जा रहा है या ऐसा लग रहा है उनको नशेड़ी बनाया जा रहा है, और इसका खात्मा होना जरूरी है। तो अगर एनसीबी के प्रमुख ने ऐसी बात कही है तो वो उनको देश के साथ ये भी साझा करना चाहिए कि इसका अगला स्टेप क्या है, आपकी क्या रणनीति है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस बात पर बोलना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जब सरकार को काम करना चाहिए तो सरकार वैमनस्यता फैलाने में, हिंसा भड़काने में, आक्रोशित करने में व्यस्त रहती है। सबको पता था गर्मी का महीना आने वाले हैं, कोई पहली बार तो अप्रैल मई जून आया नहीं है इस देश में या इस विश्व में। सबको पता है हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, सबको पता है कोयला चाहिए X, मिल रहा है X-10। तो सरकार की क्या प्लानिंग थी, सरकार की क्या तैयारी थी इस कोयले की आपूर्ति को पूरी करने के लिए? और हम लोगों ने तो इस पर लगातार आपसे आंकड़े देकर भी बात किया है। कोयला जितना चाहिए होता है उससे कम कोयला इस देश के पावर प्लांट्स को क्यों दिया जा रहा है? ऐसे तमामों स्टेट्स हैं जो या तो महंगा कोयला खरीदने को बाहर से मजबूर हैं या 2-2, 3-3 घंटे की आपूर्ति हो रही है। मैं आज ही उत्तर प्रदेश से लौटी हूं, 4 घंटे की बिजली आ रही है उत्तर प्रदेश के कई जगहों में, और यह हाल 16 राज्यों का है जिसमें से 12 भाजपा शासित हैं। तो अब आपने वही हुआ ना, जैसे आपने कोरोना में कोई प्लानिंग नहीं करी थी, एक दिन तुगलकी फरमान आया, आपने चिलचिलाती धूप में लोगों को पैदल घर चलवा दिया। आज आपने ट्रेनें रद्द कर दी, लोगों का काम है, उनको गंतव्य पे पहुंचना था, वो नहीं पहुंच सकते। और ट्रेन से कौन चलता है? ट्रेन से इस देश का लोअर मिडिल क्लास और गरीब व्यक्ति चलता है। आपने ट्रेनें रद्द कर दी। आपको नहीं लगता औचित्य यह था कि आपको पहले प्लानिंग करनी चाहिए थी? तो ये सरकार का वो रुख दिखाता है जहां पर ठीकरा हमेशा दूसरों के सर पे फोड़ा जाएगा। महंगाई के लिए जिम्मेदार राज्य हैं, तेल की कीमत के लिए जिम्मेदार राज्य हैं, कोयले की आपूर्ति नहीं हुई जिम्मेदार राज्य हैं, बिजली नहीं आ रही जिम्मेदार राज्य हैं। हर चीज के लिए अगर जिम्मेदार राज्य है तो दिल्ली सरकार झुंझुना बजाने के लिए है क्या? यहां पर आपने क्या प्लानिंग करी थी? इस देश की जनता के मन में है ये सवाल। आपने 200 से ऊपर ट्रेनें रद्द कर दी, कितने ही लोग आज अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच पाएंगे। उनके लिए हवाई जहाज से उड़ना आसान नहीं है, उनके लिए बसों से चलना और गाड़ियों से चलना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये ना प्लानिंग का नतीजा है। मैं इस पर टिप्पणी करने से पहले आप लोगों की इजाजत के साथ कुछ लाइनें पढ़ना चाह रही हूं। ये लाइनें मेरी नहीं है, ये बारपेटा के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जस्टिस अपरेश चक्रवर्ती जी की हैं। अगर असम के मुख्यमंत्री, जो कि असम के गृह मंत्री भी हैं, उनमें जरा सी भी शर्म है, उनमें जरा सा भी लोकलाज है, तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि असम की पुलिस पर की हुई ये टिप्पणियां, ये तल्ख टिप्पणियां, उनकी नीयत पर उठे हुए सवाल वास्तव में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पर यह सवाल उठाते हैं। और ये तो आंकड़े भी बताते हैं। मई 2021 से जब से हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने हैं, गृह मंत्री बने हैं, असम में पुलिस एनकाउंटर में 29 लोगों की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई है, 96 लोग घायल हुए हैं। और जो बात न्यायाधीश जी कह रहे हैं लोकतंत्र को पुलिस स्टेट में कन्वर्ट करने की या पुलिस एक्सेसेस की, वही बात तो असम की जनता भी कह रही है, वही बात तो हम इस प्लेटफॉर्म से लगातार कह रहे हैं। और सवाल सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा से नहीं बनता है जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर है, सवाल तो उनके लीडर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी से भी बनता है। सवाल उनके नेतृत्व पर है कि क्या ये कोर्ट, क्या ये देश मर्यादा से चलेगा, कानून व्यवस्था से चलेगा, या ये एक्स्ट्रा जुडिशियल तंत्रों का दुरुपयोग करके चलेगा। जब जिसका मन आया, जहां आया एनकाउंटर कर दो। और ये कोर्ट कह रहा है कि कहीं कहीं जब आपके साथ गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति आपको जगह दिखाने ले जाता है रात को 12 बजे, तो आप कहते हैं वो भागने लगा इसलिए आपने उसको पीछे से गोली चला दी। ये पुलिस एक्सेसेस गलत है। वो चाहते हैं कि
जो चीफ जस्टिस असम के हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के, वो इसको पीआईएल के तौर पर पुलिस एक्सेसेस के खिलाफ लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, थोड़ी सी भी नैतिकता, थोड़ा सा भी लोकलाज बाकी है, तो हेमंत बिस्व शर्मा जी को रिजाइन करना चाहिए। लेकिन मैं इस मंच से यह भी जानती हूं कि उनके अंदर ना लोकलाज है, ना नैतिकता है और ना शर्म है। तो जो ये तल्ख टिप्पणियां पुलिस पर करी गई हैं, पुलिस उनको रिपोर्ट करती है, तो उनका ट्रायल और उनका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होना चाहिए इन मामलों के लिए? हम इस मंच से मांग करते हैं। मुझे शायद थोड़े दुख से कहना पड़ेगा कि यही तो बताया था, इसी के लिए तो आगाह किया था। यही तो हम कहते थे कि पंजाब जैसी बॉर्डर स्टेट, जो सेंसिटिव स्टेट है, उसी के लिए आगाह हमने लोगों को किया था। यह दुर्भाग्य है आज कि पंजाब में ऐसा हो रहा है। यह दुर्भाग्य है जिस विषय पर यह मामला भड़का है, वो विषय आज भी लोगों को आक्रोशित करता है। लेकिन जो लोग कल तक प्रशासन और पुलिस का रोना पीटते थे, ठीकरा फोड़ते थे दूसरों के सर पर, आज तो आपके पास पुलिस भी है, प्रशासन भी है। आज आप क्या कर रहे हैं? क्यों आपका पुलिस और प्रशासन फेल हो गया? और सवाल यह भी बनता है कि हम इस मंच से अपने तमाम लीडरों के बिहाफ पर, कांग्रेस ने पंजाब में भी यह बात कही है, हम संयम बरतने की, हम व्यवस्था सुचारू रूप से चले, सौहार्द बनाने की अपील करते हैं। शांति के बिना कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सवाल उस सरकार से है, सवाल आम आदमी पार्टी से है। पहले तो आप दिल्ली में रोना धोते थे कि आपके पास प्रशासन, पुलिस नहीं है, तो आप नहीं चीजें कंट्रोल कर पा रहे हैं। पंजाब में तो इसकी भी कमी नहीं है, क्यों नहीं चीजें कंट्रोल हो पाई? और सबसे बड़ी बात यह है, कहना नहीं चाहिए इस मंच से, आगाह तो किया था, लेकिन कहीं पर नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जैसी बात होते हुए दिख रही है। बड़ी बड़ी बातें करना, लच्छेदार बातें करना, बातों की जलेबी बनाना एक बात होती है, पुलिस प्रशासन से सुचारू रूप से मिलकर सरकारें चलाना दूसरी बात होती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।